आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं इतिहास विषय से छोटे छोटे राज्यों का विकास। ठीक है बच्चों, तो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जो हमारा इतिहास रहा है ना, आदि मानव काल से हमने पढ़ा है। इससे पहले जो पूर्व क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से आदि मानव हुआ करते थे, उनके औजार किस तरीके से हुआ करते थे, वे किस तरीके के आवासों में रहा करते थे। उसके पश्चात धीरे धीरे उनका विकास होते गया और उसके पश्चात राजा महाराजाओं का काल आया। राजा महाराजाओं के काल में किस प्रकार के उनके शासन हुआ करते थे, किस तरीके से उनके जो शिलालेख या मंदिर या निर्माण किया करते थे, या जो भी उनके शासन काल में हुआ करता था, है ना। तो धीरे धीरे इस तरीके से विकास होता गया और इसके पश्चात आज हम उसी विकास की गति में सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। उसमें जो होता है छोटे छोटे राज्यों का विकास होता है। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। उसके पश्चात में इसका हम थोड़ा सा जो कुछ विशेष चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ऐसा क्यों हुआ? ये छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए? इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं नए राजा और राजवंश कैसे बने। तो ध्यान से सुनिएगा। सन 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए। इस कारण उनके राज्यों के अधिकारी, प्रांत प्रमुख, सेना प्रमुख आदि अपने इलाकों में ज्यादा आजादी से शासन करते थे और धीरे धीरे उस राजा की अधीनता मानने से भी इनकार करने लगे। उदाहरण के लिए पश्चिम भारत के एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जो पहले चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे, परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे चलकर उसने दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों और व्यापारियों और किसानों को बुलाकर वहां बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर लिया। उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाला से मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह स्थापित हुआ। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचिरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। इस तरीके से राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे, जैसे कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया। उन जमीनों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए सिंचाई के नए नए साधन, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। इससे फसलें अच्छी होने लगी और वे संपन्न होने लगे। धीरे धीरे उन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं व ऋषियों से जोड़ा। उदाहरण के लिए बंगाल में पाल वंश एवं मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान कुछ इस तरह हुआ था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका। इन ताकतवर परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। उन दिनों धर्म ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया। राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव या फिर गांव से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दे देते थे। इन आदेशों को प्रमाण के रूप में रखने के लिए वे उन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाया जाता था। ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे, जिनमें उन्हें चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता था। साथ ही समाज में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण उनसे राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञ भी करवाते थे।
छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का एक ऐसा दान देने वाला ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। और आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं, उसको चित्र के माध्यम से आप जिस तरीके से देखें यहाँ यह जो दिया हुआ है, यहाँ रत्नदेव द्वारा जो दान दिया गया था उसको शिलालेख के माध्यम से यहाँ आज भी प्रदर्शित किया गया, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से भाटों ने भी राजवंशों की प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में समूचे उत्तर भारत में भाट परंपरा दिखाई देती है। भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में कवि दलराम राव थे। इन्होंने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। अब देखते हैं अधिपति राजा और सामंत राजा, यह क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और एक अधिकार क्षेत्र में विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए। इन दिनों जो राजा हार जाते उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, पर बदले में उन्हें विजयी राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, किंतु पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किसी राजा का अधीन है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी, जैसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराज धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महा सामंत श्री क्षितिपाल। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भी भेजते थे। साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ रहा होता तो सामंतों को उसकी सहायता के लिए अपनी सेना लेकर जाना पड़ता था। और कुछ महत्वपूर्ण राजवंश भी हैं, जैसे सन 800 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्वी मध्य भारत दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। इन 3 वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे, और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश है वंश के राजा राज्य कर रहे थे। इनमें कलिंगराज, रत्नदेव, जाजलवदेव आदि प्रमुख हैं। सन 1000 ईस्वी के आसपास कलिंगराज ने पूरे समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। उसने तुमाड़ नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। इसी वंश के रत्नदेव ने महाकोशल क्षेत्र में रतनपुर को राज्य की उपाधि नई राजधानी बनाया। उन दिनों महाकोशल के क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। इनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि। इन राजवंशों की विशेषता यह थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर राज्य करती थी। इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था राजा भोज। भोज ने सन 1000 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ था। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखता था। इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 तक बार बार उत्तर भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और धन लूटकर अपने राज्य वापस चला गया। उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था अल-बरूनी। वह गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने देश लौटने के बाद उसने सन 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद।
इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा। अब देखते हैं शासन नीति कैसी थी। इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े भू क्षेत्र या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे। इन क्षेत्रों से इनके लोग लगान आदि वसूल करते थे। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व बढ़ गया था। राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी। बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी, जिन्हें वे जरूरत के वक्त राजा की मदद के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़ों का महत्व बढ़ गया था। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। इस तरीके से दक्षिण भारत के बड़े राजवंश कौन कौन थे उनको भी जान लेते हैं। ये चोल वंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपना विशाल राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राज्य का हिस्सा बना रहा। चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं के आधार पर था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजाओं के नाम पर होते थे। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासक प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे। और भूमि पर लगने वाला कर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था। यह कर उत्पादन के 1/3 हिस्से तक होता था। इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर भी महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार बड़े निर्माण कार्य जैसे तालाब, नहर आदि को बनाते समय गांव वालों से बेगारी की मांग भी की जाती थी। ग्राम व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना और समझा कि किस तरीके से छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ और किस तरीके से इन्होंने शासन किया, है ना। और इसमें मुख्य बात तो यह है कि हम जैसे मान लीजिए अगर हम इस प्रकार की कोई राजा बनना चाहे तो क्या उसे लोग राजा मान लेंगे? जैसे कि पहले क्या होता था, स्वयं राजा अपने को सिद्ध कर देते थे, है ना। और आज की स्थिति में हमारा जो पहले राजतंत्र हुआ करता, आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, है ना। लोकतंत्र चल रहा है, हमारा संविधान बना हुआ है। हम उस संविधान के अंतर्गत हम जो भी कार्य कर सकते हैं, है ना। और उसी अंतर्गत ही हम संविधान अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं। उस तरीके से पहले जो महाकौशल राज्य में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में पहले, है ना, रत्नदेव ने यहाँ शासन किया, तो उन्होंने जो भी दान दक्षिणा किया, है ना, उसको जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें कि शिलालेख में दान का उल्लेख आज भी है। तो पहले शिलालेखों में इस तरीके से खुदाई करके अपना दान का उन लोग एक प्रमाण दिया करते थे। उस तरीके से पहले कैसे सिक्के चला करते थे उसको देख लीजिए, है ना। यहाँ देखिए, ये यहाँ इस तरीके से ये इस प्रकार के सिक्के पहले चलन में थे उस समय, और आजकल के सिक्के अलग हैं। और उसी तरीके से और मुख्य बातें यह है कि पहले जो राजा होते थे, है ना, जो राजा हुआ करते थे, जो अपना मंदिर निर्माण किया करते थे। तो पहले जो कि राजा थे जो अपना मंदिर निर्माण करते थे, तो देखिए जी इस तरीके से यहाँ, है ना, मंदिर निर्माण किया है। तो यहाँ जो है ये जो इसमें मंदिरों का नाम जो है अब राजा अपने नाम से किया करते थे, है ना। जैसे कि राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ कुछ विशेष बातें हैं। और ठीक है, और इस तरीके से आप इसे भी अध्ययन करिएगा
और इसके पश्चात हम अगले अंकों में एक नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक आप इसे पुनः अध्ययन करिएगा, वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, और जब समझ नहीं आए पुनः वीडियो देखिएगा, ठीक है। और इसके पश्चात में जब अभ्यास हो जाए तो हमारे अगले अंक में पुनः आप एक नए अध्याय के साथ में आप और हम जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब यहीं पर समाप्त करते हैं इस अंक को। धन्यवाद।